हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने भारतीय भूगोल अभी हाल ही में भारतीय भूगोल को ख़त्म किया है यहाँ पे क्लास को। और आज हम शुरुआत करेंगे एक नए सेगमेंट विश्व के भूगोल की, जहाँ जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वाईसीटी एनसीईआरटी की जो टॉपिक वाइज आपको, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब की क्लास हम करवा चुके हैं। अब हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटी की भी जो है हमने क्लासें करवा चुकी हैं, और जो भारतीय भूगोल है वो भी हम करवा चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप अपनी टॉपिक वाइज सभी तैयारी वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे विश्व भूगोल से। जी हाँ, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। 2 से 3 क्लासों में हम विश्व के भूगोल को भी ख़त्म करेंगे, और इसके जो एमसीक्यू वन लाइनर एमसीक्यू हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब हमारी जल्द ही एमसीक्यू की भी जो है वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को हम। तो आज शुरुआत हम सबसे पहले देखेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। जी हाँ, ब्रह्मांड के बारे में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह आकाश गंगाओं के एक अनंत समूह है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 13.6 अरब वर्ष पहले। जी हाँ, ब्रह्मांड जो है हमारा 13.6 अरब वर्ष पहले, और यह आकाश गंगाओं के एक अनंत समूह कहलाता है। और यह निरंतर विस्तृत हो रहा है। जी हाँ, कौन सा? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जो हमारा निरंतर विस्तृत हो रहा है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। जी हाँ, यह ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत। जी हाँ, ये जो बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत है, ये जो है ब्रह्मांड उत्पत्ति का एक सर्वमान्य सिद्धांत जिसे माना गया, इसे माना जाता है बिग बैंग थ्योरी को। और इसके प्रतिपादक की बात करें तो जॉर्ज लेमेंतियर हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे आकाशगंगा की बात करेंगे। जी हाँ, आकाशगंगा जो कि तारों का एक विशाल समूह कहा जाता है और अनेक प्रकार की होती हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। जी हाँ, आकाशगंगा जो है, प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। तारों का एक विशाल समूह होता है, और आकृति जो है अनेक प्रकार की इसकी होती है। अगला देखेंगे दुध मेखला की बात करेंगे तो हमारा सौरमंडल इसी में स्थित है, और यह इसकी जो आकृति है सर्पिलाकार होती है। अन्य नाम की बात करें तो मंदाकिनी के नाम से इसे जाना जाता है, मिल्की वे को। जी हाँ, दुग्ध मेखला को मिल्की वे या मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ के सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, सौरमंडल जो कि ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतुओं, अन्य आकाशीय पिंडों का एक समूह है। जी हाँ, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतुओं और अन्य आकाशीय पिंडों का एक समूह है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। समस्त ऊर्जा जो है इसका स्रोत की बात करें तो सूर्य है। जी हाँ, समस्त ऊर्जा का स्रोत इसका सूर्य कहा जाता है। और सौरमंडल के ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इसके प्रमुख ग्रह हैं जो कि जाने जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हमारे 8 ग्रह हैं टोटल, जिनसे हमारा सौरमंडल बना हुआ है। इसमें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु आदि जो है आकाशीय पिंड आते हैं। और यह समस्त ऊर्जा का स्रोत इसका जो है सूर्य ही होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे ग्रहों के वर्गीकरण की बात करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर हम ग्रहों के वर्गीकरण की बात करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आंतरिक या धात्विक या पार्थिव ग्रह। जी हाँ, जिसे आंतरिक ग्रह, धात्विक ग्रह या पार्थिव ग्रह तीनों के नाम से जाना जा सकता है। उसकी बात करेंगे तो आंतरिक, धात्विक, पार्थिव ग्रह जो है बुध होते हैं, शुक्र होते हैं, पृथ्वी होते हैं, मंगल होते हैं। ये जो 4 ग्रह होते हैं इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जा सकता है, धात्विक ग्रह भी कहा जा सकता है तथा पार्थिव ग्रह भी कहा जा सकता है। तो ये तीनों के नाम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को जाना जाता है। दूसरी प्रकार के देखेंगे तो बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह और जोवियन ग्रह। तो ये 3 के नाम से जाना जाता है किसे? बृहस्पति को, शनि को, अरुण को, वरुण को। तो ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह और जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखेंगे। जी हाँ, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लिए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ हम देख लेते हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखेंगे। जी हाँ, अगर आकार के अनुसार कभी कभी हमारे एग्जाम में सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम को मिलाइए। तो यहाँ आकार के क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर वरुण है, फिर अरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में आप देखिए, इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा। यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपका जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हो गया। और आकार के अनुसार देखेंगे तो सबसे छोटा बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो यहाँ बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी हो जाएगा। तो इस तरह आप इनका सीक्वेंस याद रखेंगे। उसके बाद अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति हो जाएंगे।
तो और यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएंगे। तो इस तरह आपको ये दोनों सीक्वेंस याद रखना है। यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, खासकर पीसीएस के क्वेश्चन में, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला देखेंगे अक्षांश की बात करेंगे। तो ये समांतर रेखाएं हैं जो कि काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, और विषुवत वृत्त से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र की कोणीय दूरी को कहा जाता है। जी हाँ, विषुवत वृत्त जो होता है, विषुवत वृत्त के से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र, जी हाँ, जैसे कि ये विषुवत वृत्त का ये हो गया रेखा, तो यहाँ से जो कोण बनता है ऐसे 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 ऐसे, तो ये उसी से जो कोणीय दूरी होती है उसी को हम क्या नाम है यहाँ पर अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कुल अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो 179 है। जी हाँ, 179 जो है अक्षांश रेखाएं हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है 111 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, तो यहाँ दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है 111 सेंटीमीटर होती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 111 किलोमीटर होता है, सॉरी 111 किलोमीटर होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। टोटल कितने हैं? 179 हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। इसे जो है ये उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। जी हाँ, ये उत्तरी शीत कटिबंध में आता है। यहाँ ठंडा होता है। उसके बाद फिर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है, यहाँ पर थोड़ा कम ठंडा होता है। उसके बाद ये जो आपका क्षेत्र होता है ये आपका उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है क्षेत्र गर्म होता है। ये इसकी बात करेंगे तो शीतोष्ण कटिबंध होता है, और ये होता है दक्षिण शीत कटिबंध होता है। तो ये होता है ध्रुव पोलर एरिया होते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर ठंडी होते हैं। उसके बाद ये जो रेखा गई है, आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है ये हमारी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। जी हाँ, जिसे उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे ये हमारी जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कि यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। जी हाँ, ये जो हमारे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का है, इससे हम कर्क रेखा गुजरती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत जो है इसी कर्क रेखा के बीच में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि भारत के 8 राज्य इसी कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरते हैं। आप लोगों ने भारतीय भूगोल में पढ़ा है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर फिर ये हमारी जो रेखा है ये विषुवत रेखा है। जी हाँ, ये 0 डिग्री अक्षांश के बोला जाता है, और यही विषुवत रेखा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर ये जो रेखा हमारी जा रही है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। जी हाँ, ये मकर रेखा है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये दक्षिणी ध्रुव में जो है मकर रेखा पड़ती है। फिर अगला देखेंगे ये जो रेखा हमारी जा रही है ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये आपका उत्तरी ध्रुव में आपका यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा में उत्तरी ध्रुव में आपका कर्क रेखा होता है, दक्षिणी ध्रुव में आपकी मकर रेखा होती है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब देशांतर रेखा की बात करेंगे। जी हाँ, देशांतर रेखा की बात करेंगे तो ये देशांतर रेखा जो कि ग्रीनविच रेखा के किसी स्थान की कोणात्मक दूरी कहलाती है। जी हाँ, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। जी हाँ, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जैसे कि ऐसे ऐसे बना होता है, आप देखे होंगे ये उत्तर से दक्षिणी और उत्तर से दक्षिणी यहाँ पर जो है ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। इनकी लंबाई बराबर होती है। जी हाँ, इनकी लंबाई बराबर होती है, ऐसे इसी सेगमेंट में होती है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। और इनके कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो 360 है। तो वहाँ हमने देखा है कि अक्षांश रेखा जो है 179 है, और ये जो देशांतर रेखा की बात करेंगे तो 360 है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है, जो यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे। और 0 डिग्री जो प्रधान एमोत्तर रेखा कहलाती है, यहाँ पर 0 डिग्री जो प्रधान एमोत्तर होती है वो प्रधान एमोत्तर रेखा कहलाती है। हम देखेंगे यहाँ पर हम देख रहे थे कि 0 डिग्री जो देशांतर जो प्रधान एमोत्तर कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उन्हें गोरे कहा जाता है। जी हाँ, उन्हें गोरे के नाम से जाना जाता है, और इनकी दूरी जो है 111 किलोमीटर के लगभग होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर इनकी दूरी जो है 0 किलोमीटर होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये हमने जो 111 किलोमीटर बताया भूमध्य रेखा बताया है कि भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है, तथा 0 डिग्री जो है ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर इनकी दूरी जो है 0 डिग्री होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो अगला हम लोग देखेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी जो ध्रुवों पे होती है। जी हाँ, यहाँ ध्रुवों की बात करें तो यहाँ पर 0 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर भूमध्य रेखा की बात करें तो यहाँ पर 111 किलोमीटर होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी जो है विषुवत रेखा पे होती है। जी हाँ, 111 किलोमीटर के लगभग होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और ग्रीनविच रेखा के किसी भी कोणीय स्थान की दूरी होती है इसे, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देशांतर के बारे में पढ़ लिया,
और सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उन्हें गोरे कहा जाता है। जी हाँ, गोरे के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब पृथ्वी की बात करेंगे। जी हाँ, पृथ्वी के बारे में देखेंगे तो पृथ्वी की सतह जो है 29% पर स्थल है। पृथ्वी के सतह पर 29% जो है स्थल है। सतह के 71% भाग पर जल है। आकार की बात करें तो गोलाकार एवं ध्रुवों पर चपटी है ये। औसत घनत्व की बात करेंगे तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है इसका। औसत त्रिज्या की बात करेंगे तो 6378 किलोमीटर है। जी हाँ, औसत त्रिज्या जो है 6378 किलोमीटर है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, औसत त्रिज्या 6378 किलोमीटर। औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आकार गोलाकार, ध्रुव पर चपटी है। सतह के 71% भाग पर जल है, इसके सतह के 29% भाग पर स्थल है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर भूप्रॉपर्टी की बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे जो कि तो भूप्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह होता है उसे भूप्रॉपर्टी कहा जाता है। जी हाँ, जो कि 0 से लेके और 100 किलोमीटर के रेंज तक होता है। जी हाँ, 0 से लेकर 100 किलोमीटर के रेंज को भूप्रॉपर्टी कहा जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसके बीच में जो भूप्रॉपर्टी और मेंटल के बीच में जो सीमा रेखा बनती है, कोनराड असंतात। जी हाँ, कोनराड असंतात इसे कहा जाता है, और यह इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि देख लिया कि जो भूप्रॉपर्टी और मेंटल के बीच में जो होती है कोनराड असंतात होती है ऊपरी भूप्रॉपर्टी में। उसके बाद मेंटल के बीच में फिर देखेंगे मोह असंतात है। जी हाँ, मेंटल जहाँ से शुरू होता है, मेंटल और क्रोड के ऊपरी भाग में जो है मोह संतात। उसके बाद फिर रेपटी आपका मेंटल के निचले और क्रोड के जो है उस वहाँ पर रेपटी संतात होता है। और मेंटल जो हमारा 100 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे मेंटल और क्रोड की ऊपरी जो सीमा होती है गुटेनबर्ग संतात इसे बोला जाता है। और जो सबसे निचली क्रोड और जो क्रोड की सीमा होती है लेहमैन असंतात से अलग होती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि कोनराड सबसे पहले जो भूप्रॉपर्टी को 2 भागों में बांटता है। उसके बाद मोह संतात जो कि ऊपरी मेंटल और निचली जो है ऊपरी मेंटल और निचली भूप्रॉपर्टी से अपनी सीमा रेखा लगाता है। उसके बाद रेपटी संतात जो है निचली मेंटल और क्रोड से जो अपनी सीमा साझा करता है। गुटेनबर्ग जो है ऊपरी क्रोड से और जो है लेहमैन के बीच यह स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ कोनराड, मोह, रेपटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, ये सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप यहाँ से भी याद सकते हैं कौन मारे गुलेल से, तो इसे आप लोग याद सकते हैं का से कोनराड, मा से मोह, रे से अपना रेपेटी और गु से गुटेनबर्ग और ले से लेहमैन, तो इसे आप लोग याद रखते हैं इस फार्मूला आप याद रखेंगे, कौन मारे गुलेल से। इस तरह आप लोग याद सकते हैं। कौन से कोनराड हो जाएगा, मा से आपका मोह हो जाएगा, रे से आपका रेपेटी हो जाएगा, गु से गुटेनबर्ग हो जाएगा और ले से लेहमैन हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे सीक्वेंस में याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अगला हम लोग देखेंगे भूप्रॉपर्टी की बात करेंगे। जी हाँ, भूप्रॉपर्टी जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। मोटाई इसकी 0 से 100 किलोमीटर है। जी हाँ, 0 से 100 किलोमीटर। सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है, इसलिए इसका नाम सियाल परत कहा जाता है। जी हाँ, यह जो ऊपरी परत होती है 0 से 100 किलोमीटर, यह सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। औसत घनत्व की बात करेंगे तो 2.7 सेंटीमीटर क्यूब है। जी हाँ, जो भूप्रॉपर्टी का घनत्व है 2.7 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% भाग जो है भूप्रॉपर्टी होता है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% भाग जो है भूप्रॉपर्टी होता है। अगला हम देखेंगे मेंटल की बात करेंगे। जी हाँ, मेंटल में जो है भूप्रॉपर्टी का नीचा भाग होता है और मोह अशांतत से 29 किलोमीटर की गहराई तक यह विस्तृत होता है। मोह अशांतत से 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। अन्य नाम इसकी बात करेंगे तो सीमा है। जी हाँ, सिलिका और मैग्नीशियम इसमें स्थित होता है। घनत्व की बात करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वहाँ पर 2.7 था और यहाँ पर 3.5 से 5.5 तक। तो इस तरह आप इसे याद रखेंगे घनत्व को। यहाँ से पेपर एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। और पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% भाग, सबसे ज़्यादा भाग जो है पृथ्वी का हमारा ही मेंटल होता है, लगभग 83% भाग। और भूप्रॉपर्टी का जो था वो 1% भाग था। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा भाग कौन सा है, तो हमारा मेंटल होता है। क्रोड की बात करेंगे। जी हाँ, क्रोड की बात करें जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कही जाती है। इसकी मोटाई जो है गुटेनबर्ग अशांतत से 6378 किलोमीटर तक होती है। जी हाँ, यह गुटेनबर्ग अशांतत से
6,378 किलोमीटर तक होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने देखा है कि मोहा संतत से 2900 तक, और यहाँ आप देखेंगे कि जो है 2900 से लेकर 6,378 किलोमीटर तक होती है। इसमें जो है निकल और लोहे से निर्मित अन्य नाम इसे निफ़े कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर निकल और लोहा इसमें होता है, इसलिए निफ़े भी कहा जाता है। औसत घनत्व की बात करेंगे तो 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पहले में हमने देखा 2.7 सेंटीमीटर क्यूब घनत्व था, दूसरे में हमारा 3.5 से लेकर 5.5 तक, और चौथे में हमारा 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व यहाँ पर क्रोड का है। और बाह्य क्रोड जो है तरल अवस्था में होता है। जी हाँ, आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% भाग होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि 83% जो हमारा मेंटल होता है, 1% हमारा जो है भू प्रॉपर्टी होता है, तथा 16% जो भाग हमारा क्रोड का होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी से संबंधित कुछ हो गए तथ्य थे जिन्हें हमने देखा। हमारे जो भू प्रॉपर्टी है उसमें आपका सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। उसके बाद जो हमारा मेंटल होता है उसमें हमारा हमने देख लिया कि मेंटल में जो है सिलिका, हमने यहाँ देखा कि भू प्रॉपर्टी में आपका सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। जी हाँ, घनत्व उसका 2.7 होता है। मेंटल में हमारा जो है सिलिका और मैग्नीशियम होता है। जी हाँ, सिलिका सीमा होती है, सियाल सीमा निफ़े, और हमारे क्रोड में जो है लेकिन निकल और लोहा होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब भूकंप की बात करेंगे। तो जी हाँ, भूकंप की बात करेंगे तो यह जो है इस भूकंप का अर्थ पृथ्वी पर कंपन होता है। उद्गम केंद्र की बात करें तो इसके अवकोण जहाँ से इसका उद्गम होता है उसे अवकेंद्र कहा जाता है, और जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो आप लोग जानते हो जैसे कि ये यहाँ से अगर भूकंप उत्पन्न होता है, अगर यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसे अवकेंद्र, यहाँ इसे अवकेंद्र या अपकेंद्र बोला जाता है इसे। और यहाँ से जब ये भूकंप जब उठता है उसके बाद जाकर जहाँ सबसे पहले पृथ्वी को हिलाता है, मतलब वहाँ जहाँ पृथ्वी पर सबसे पहला असर डालता है वहाँ उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। जी हाँ, इसे अधिकेंद्र कहा जाता है, फोकस तल, आप लोग इसे याद रखेंगे। सूचक की बात करें तो वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि, और इससे ही इसका सूचक का जो है पता लगाया जा सकता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे भूकंप आने के कारण देखा जाए। जी हाँ, भूकंप आने के कारण की बात करेंगे तो प्राकृतिक कारणों में देखा जाए तो ज्वालामुखी, भ्रंशन, वलन और विवर्तनिक अस्थिरता से भूकंप आते हैं, ये इसके प्राकृतिक कारण हैं। मानवीय कारण की बात करें तो परमाणु परीक्षण से भी भूकंप आ सकता है। अस्थिर प्रदेशों में बांधों, विशाल जलाशयों और सड़कों के निर्माण आदि से भी जो भूकंप आने का कारण होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे मेन हमको यहाँ याद रखना है कि ज्वालामुखी से, भ्रंशन से, वलन से, विवर्तनिक अस्थिरता से, इन चारों से ज़्यादा हमारे भूकंप के आने की संभावना रहती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। भूकंपीय तरंगों की बात करेंगे। जी हाँ, भूकंप तरंग की बात करेंगे तो भूकंपीय तरंग जो है भूगार्भिक तरंगें होती हैं। भूगार्भिक तरंगों में दो प्रकार की, एक प्राथमिक जिसे पी तरंगे कहते हैं, और द्वितीय जो होती हैं यस तरंगे होती हैं, इसे आप लोग याद रखें। धरातलीय तरंगों की बात करेंगे तो यल तरंगे जो कि सबसे खतरनाक होती हैं, ये धरातलीय तरंगे कहलाती हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्राथमिक पी तरंगे की बात करेंगे। जी हाँ, पी तरंगों की बात करेंगे तो सर्वाधिक गति वाली जो भूकंपीय तरंग होती है यह 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जी हाँ, पी तरंग सबसे हल्की होती है, और यह जो है सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंग होती है, वो 8 से 14 किलोमीटर इसका जो है स्पीड होता है, और धरातल पर सबसे पहले पहुँच जाती है। ठोस, द्रव, गैस में सब तीनों में गुजर सकती है। ठोस पदार्थों में गति सबसे अधिक इसकी होती है, इसे अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। जी हाँ, पी तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं, हमारे एग्जाम में आयोग में क्वेश्चन बना है। कंपन की दिशा जो है तरंग के गति के समानांतर होती है, और शैलों के संकुचन और फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती है। जी हाँ, शैलों में संकुचन, फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती है कौन सी? पी तरंगे, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि अनुदैर्घ्य तरंग इसे कहा जाता है। पी तरंगे सबसे हल्की तरंगे होती हैं, और सर्वाधिक भूकंपीय तरंग जो है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी जो रफ्तार होती है, धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में होती है। ठोस में सबसे ज़्यादा गति होती है। कंपन की दिशा जो है तरंग की गति के समानांतर होती है, और शैलों में संकुचन और फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर द्वितीय तरंग की बात करेंगे, जिसे यस तरंगे भी कहा जाता है। द्वितीय या यस तरंगे गति जो है पी तरंगों की अपेक्षा कम से कम 4 से 6 किलोमीटर सेकंड। जी हाँ, गति पी तरंगों की अपेक्षा कम से कम 4 से 6 किलोमीटर सेकंड धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुँचती हैं। धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुँचती हैं, केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ हमने देख लिया कि यस तरंग जो पी तरंगे थे उनको अनुदैर्घ्य, और यस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। तो यह केवल जो है ठोस ही माध्यम में चलती है। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती थी, और धरातल पर पी तरंगों के बाद ही पहुँचती हैं, और कंपनी की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। जी हाँ, वहाँ हमने देखा था कि कंपनी की दिशा में जो है उनके ही दिशा में होती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती हैं, और पदार्थ में उभार और गर्त का निर्माण करती हैं। जी हाँ, पदार्थों
पदार्थों में जो भार और गर्त का निर्माण करती हैं, कौन सी? हमारी यस तरंगे। और यह उनके अपेक्षा कम मतलब स्पीड होती है इनके, 4 से 6 किलोमीटर होती है। वहाँ हमने देखा था कि लगभग 8 से 14 किलोमीटर की उसकी रफ्तार होती है। तो इसे हम आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर धरातलीय यल तरंगे की बात करेंगे। जी हाँ, यल तरंगों की बात करेंगे तो यल तरंगे जो हैं सबसे कम वेग वाली भूकंपीय तरंग होती हैं। यह इनकी रफ्तार केवल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती हैं। जी हाँ, सबसे कम वेग भूकंपीय तरंग वाली होती हैं और इनकी तरंग जो है 3 किलोमीटर सेकंड। हमने देखा कि पहला जो यह पी तरंगे थी 8 से 14 थी। दूसरा हमारा जो है, दूसरा हमने देखा यहाँ पर 4 से 6। हमने यहाँ दूसरा दूसरा जो देखा 4 से 6। और तीसरी जो तरंगे यल तरंग है, ये हमारी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड सबसे कम भूकंपीय तरंग होती हैं। धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। जी हाँ, धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं और पूरे धरातल पर भ्रमण करती हैं और सबसे लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। जी हाँ, भूकंप से जितने भी नुकसान होते हैं, घर वर जिनके गिर जाते हैं, तमाम बिल्डिंग इमारतें गिर जाती हैं, यही यल तरंगों की वजह से ज़्यादातर नुकसान होते हैं। इसके कारण शैलें विस्थापित हो जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं। जी हाँ, इस तरंगों के जो भूकंप होते हैं बहुत ही विध्वंसकारी और बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमने आज पढ़ा यहाँ पर भूकंप के बारे में, और आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम, और अगले क्लास में हम ज्वालामुखी और साथ ही साथ तमाम अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। करंट अगर आपकी क्लास में जीएस पूछी जा रही है तो जीएस की आपकी 70 से 80% की तैयारी आपकी इसी क्लास से हो जाएगी। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बराबर वीडियो अगर आपको पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लोगों को भी शेयर करें। आगे पीछे की कई क्लासें आपको अपलोड हैं हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इतिहास की, भूगोल की, भारतीय भूगोल की, पॉलिटी की, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मिडेवल इतिहास जो है, ये तीनों की हमारी जो है क्लासें अपलोड हैं। साथ ही साथ इसके ऑनलाइन एमसीक्यू भी हम करा रहे हैं। तो आप लोग हमारी इस क्लास को बने रहिए, अपना प्यार दीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर करें। आगे ही क्लास कंटिन्यू रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।